तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सतपाल है और मैं एक रेस्टोरेंट पर काम करता हूँ। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब कोरोना महामारी के चलते हमारे पूरे बाजार में लॉकडाउन लगा हुआ था और इस लॉकडाउन के चलते हमारे रेस्टोरेंट में भी अब रोक लगानी पड़ रही थी, जिस वजह से मुझे अपने घर निकलना पड़ा। काफ़ी सालों से मैं यहीं धोत पिलोर में काम करने लगा था। धोत पिलोर एक शहर था जहाँ पर हमारे रेस्टोरेंट की मशहूरता काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी और मैं अपने रेस्टोरेंट का इकलौता ऐसा शख्स था जो बॉस के बैकअप में रहता था। मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि मेरा बॉस मुझ पर काफ़ी भरोसा करता है और मैं उसके भरोसे को कायम रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने मुझे मना नहीं किया कि तुम अपने गांव जाने के बजाय हमारे साथ ही रुक जाओ, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि काफ़ी दिनों से मेरे दादाजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ती जा रही है, तो मुझे अपने गांव तो जाना ही होगा। फिर सचिन नामक हमारे बॉस ने मुझे कुछ पैसे दिए जो एक एक्स्ट्रा में थे, ताकि वो मुझे अपने गांव में काम आ सके। और फिर उन्होंने कहा, जल्दी लौट जाना, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। इन दोनों लॉकडाउन के चलते गाड़ी और बस की काफ़ी कमी देखने को मिल रही थी। जैसे मैं उस शहर के बस स्टैंड पर गया तो मुझे पता चला कि आज तो बस मिस है और अब मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने गांव नहीं जा पाऊंगा, जिस वजह से मैं उदास होकर वापस रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गया। लेकिन तभी मुझे एक हॉर्न सुनाई दिया और उस हॉर्न को सुनते ही मैं वापस से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बस वहां पर पहुंची थी। तभी मैंने सोचा कि एक बार मैं बस ड्राइवर से पूछ लेता हूं कि आखिर बस कहां तक जाएगी। फिर मैं उस बस ड्राइवर के पास गया और बोला, भैया ये बस कहां तक जाएगी? तो उसने बताया कि ये बस मेरे गांव से करीब 13 किलोमीटर आगे ही रुकने वाली है, यानी कि बाद में मुझे 13 किलोमीटर का सफ़र किसी और साधन से करना होगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन बाद में तय किया कि अब निकलना ही सही होगा और फिर मैं उस बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी और मेरे बगल में एक लड़की भी बैठी हुई थी जो कुछ देर से मेरी ओर देख रही थी। पहले तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की बार बार मुझे ही अजीब नज़रों से घूरते जा रही थी, पर मैं भी उसे नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन फिर जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो मैंने भी उस लड़की की ओर एकटक देखा। पता नहीं क्यों लड़की मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। इसी बीच कंडक्टर वहाँ पर पहुँच गया और मेरे सामने एक मीठी सी मुस्कान देते बोला, अरे भाई साहब, क्यों मुस्कुरा रहे हो? जल्दी से किराया निकाल दो। इसी बीच मेरी हंसी छूट गई और फिर मैं अपनी जेब से किराया देने लगा। शायद इस हंसी को देखते हुए वो लड़की भी हंसने से खुद को ना रोक पाई। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसे अनुभव का एहसास ही नहीं किया था। धीरे धीरे बस खाली होने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद इस लड़की का बस स्टैंड भी बहुत जल्द आने वाला है, लेकिन जब बस के अंदर हम तकरीबन 4 से 5 मुसाफिर बचे थे, तब जाकर मैं उस लड़की से ढंग से बात कर पाया। मैंने उस लड़की से पूछते कहा, वैसे आप कहाँ तक जाएंगे? तो उसने मेरे गांव से 4 किलोमीटर आगे पड़ने वाला जाजोत नाम का एक गांव बताया। मैं उस गांव को बहुत अच्छे से जानता था। मैं अपने गांव में रहने के बावजूद भी अमूमन मैं उसी गांव के अंदर घूमा करता था, मगर आज से पहले मैंने उस लड़की को कहीं नहीं देखा। फिर मैंने उस लड़की को अपने गाँव और एड्रेस के बारे में बताया तो हम दोनों आपस में इधर उधर की बातें करने लगे। इसी बीच बस एक जोरदार झटके के साथ रुकी, मानो कुछ हुआ हो। और जैसी बस जोरदार झटके के साथ रुकी तो सभी यात्रियों में हल्की फुल्की अफरा तफरी मचने लगी। सभी आपस में चर्चा करने लगे कि आखिर क्या हुआ होगा। फिर बस का कंडक्टर जल्दी से भागता हुआ बस में पहुंचा और बोला, आगे का रास्ता खराब है। आंधी और तूफान की वजह से अगल बगल में मौजूद सारे पेड़ पौधे नीचे गिर गए हैं और अब बस यहाँ से आगे नहीं जाएगी। आपको किसी तरह आधा किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना होगा और उसके बाद आप आगे से आराम से बस पकड़ पाओगे। मगर अब हम में से कोई नहीं था जो आधा किलोमीटर का रास्ता इतनी देर रात में उस जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजर सके। यहाँ तक कि मैं भी उस बस से नीचे नहीं उतर पा रहा था। फिर मैंने संजना नाम की उस लड़की से कहा, लगता है अब हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, तो हमें पैदल ही चलकर आगे का रास्ता तुरंत से तुरंत तय करना होगा। मैं और संजना तो बस से नीचे उतर गए, लेकिन उस बस के अंदर अभी भी 2 से 3 जने बैठे हुए थे। जब हम उन पेड़ों के पास पहुंचे तो वहाँ इतनी घनी मात्रा में पेड़ सड़क पर थे कि सड़क से बस तो छोड़ो, पैदल आदमी भी मुश्किल से निकल पाए। कहीं हम दोनों भी इन पेड़ों के अंदर फंस गए तो बड़ी ही मुसीबत हो जाएगी और फिर हमें यहीं पर रुकना होगा। लेकिन अब हम करे तो करे क्या? एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। उसके बाद हमने तय किया कि अब जो भी होगा
देखा जाएगा। और फिर हम दोनों उन पेड़ों के अंदर घुसने लगे, क्योंकि मुझे और संजना को हम दोनों को जल्द से जल्द हमारे गांव पहुंचना था। दूसरी तरफ हमारे ऊपर जंगली जानवरों का डर भी मंडरा रहा था कि कहीं कोई जानवर अटैक ना कर दे। गर्मियों का मौसम था, तेज सुहावने मौसम का आनंद भी आ रहा था, तो दूसरी तरफ इस घनी रात में हल्का हल्का डर भी लग रहा था। एक तरफ ये डर भी था कि बारिश भी शुरू ना हो जाए। और इसी बीच संजना ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो मुझे काफी अच्छा लगा, और फिर हल्की सी आवाज में बोली, अच्छा वैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो मैंने ना में जवाब दिया। शायद संजना को कहीं ना कहीं मैं पसंद था, और ये बात मुझे भी अच्छी लग रही थी, जो कि पहली ही नज़र में मैंने उसे भी पसंद जो कर लिया था। इसी बीच हमारे पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आई। मुझे ऐसा लगा मानो कोई पेड़ों से टकराता हुआ हमारे पीछे से निकल गया हो। जब संजना पीछे मुड़ी तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी मुझे लगा कि शायद हवा के किसी तेज झोंके ने ऐसी हरकत दिखाई है, और हमें इस बात को ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना चाहिए। और फिर हम दोनों नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ने लगे। मेरे और संजना के बीच कुछ ऐसी बातें चलने लगी जो हम दोनों के मिलन को और भी यादगार बना रही थी। संजना ने मुझे हल्की सी जुबान में पूछते कहा, आपको गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है क्या? तो इस पर मैंने जवाब दिया, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का। सब आपकी तरह अच्छे थोड़ी ना होते हैं। और इतना कहकर मैं हल्की सी मुस्कान देता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच पता नहीं कैसे, लेकिन संजना का एक पैर दलदल में फंस गया, जहां मैं उससे थोड़ा ही बचा था। वो तो किस्मत का साथ था कि मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, वरना वो अब तक पूरी की पूरी उस दलदल के अंदर समा जाती। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगा। मुझे नहीं मालूम कि इस अंधेरी रात में सड़क के बीचों बीच ये गहरा दलदल कहाँ से आ गया, लेकिन मैंने पूरी ताकत झोंककर संजना को किसी तरह उससे बाहर निकाल लिया। और अब मुझे पूरे तरीके से विश्वास हो चुका था कि ये रास्ता जितना नॉर्मल लगता है उतना नॉर्मल तो नहीं है। और फिर मैंने संजना को कहा, अब हमें मौन रहकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि फिर से पेड़ों से टकराने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानवर इधर उधर भटक रहा हो। बार बार हम मुंह फाड़ते रहे, लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि हमें वहाँ पर कोई नजर ही नहीं आता। 100% वहाँ हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था, जिसकी हम सिर्फ आवाज़ ही सुन पा रहे थे। संजना के पूरे कपड़े उस दलदल की वजह से पूरे भीग चुके थे, और अब उस हवा के चलते उसे हल्की ठंड लगने लगी। तो मैंने अपना शर्ट उसे पहना दिया ताकि थोड़ी बहुत ठंड से वो बच जाए और बीमार ना पड़े। इस घनी रात के बीच अचानक से किसी कदमों की आहट आने लगी, और फिर एक आवाज़ आई, मुझे कपल पसंद नहीं है। हमारे चारों ओर से आ रही थी, और मैं भी सामने थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मगर इस बार उसका कोई भी जवाब ही नहीं था। एक बार फिर आवाज़ आई, लड़कियों का काम धोखा देना होता है और लड़कों का काम मरना, और आज भी मैं अपनी ज़िंदगी की उन गलतियों को भूल नहीं सकता। वो बस यही अंतिम आवाज़ थी। इसके बाद जो हुआ वो कयामत का एक ऐसा तूफान था जिसने हमें मौत के घाट उतारने पर लगभग मजबूरी कर दिया था। इस आवाज़ के आने के बाद उन पेड़ों की शाखाएं अचानक ही लंबी होने लगी, और उन्होंने मेरे एक पाँव को पकड़ लिया। वो इतना कसकर पकड़ा गया था कि मैं बगल में मौजूद एक गहरी खाई के अंदर गिरकर मर भी सकता था। इस बार संजना ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे कसकर पकड़ लिया। एक तरफ मेरे गले में मुझे तेज जलन महसूस होने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मेरा गला सूखने लगा था। मेरे पूरे बदन में एक अलग ही गर्मी का एहसास हो रहा था। उसके बाद संजना ने मेरे बदन को अपने आप से चिपका लिया। जहाँ एक तरफ से सुकून मिल रहा था तो दूसरी तरफ अंदर अंदर डर और घबराहट हो रही थी। हम दोनों कुछ देर तक इसी तरह चिपके हुए उस सड़क के पास खड़े रहे, और उसके बाद जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया, क्योंकि इस बार मेरी आंखों के सामने आग से जला हुआ एक आदमी मुझे दिखाई दिया। और उस आदमी को देखते मुझे इतना तो पक्का विश्वास हो गया था कि ये संजना पर वार करने वाला है, जिस वजह से मैंने उसे वहां से हटा दिया और हम दोनों लताओं पर गिर पड़े। फिर हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस पेड़ों से भरी सड़क पर भागने लगे, और तेज गति से भागते हुए किसी तरह से आगे की तरफ मौजूद एक छतरी के नीचे पहुंचे। दरअसल वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। जहां जाकर हमने पूरा किस्सा सुनाया तो उन्होंने बताया कि करीब 3 दिन पहले ही वो सड़क ब्लॉक हो गई थी। आंधी और तूफान से वो पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक हो गई है। कहते हैं उस सड़क पर एक लड़का रहता है जिसका नाम जॉनी है। जॉनी को कपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
क्योंकि वो खुद एक लड़की के प्यार में पड़कर मर गया था। तभी उन लोगों ने मेरे गले में मौजूद श्याम बाबा की मूर्ति देखी तो उन्होंने बताया कि इस मूर्ति ने तुम्हारी जिंदगी बचाने में अहम भूमिका अदा की है और इसी की वजह से आज तुम बच पाए हो, क्योंकि वो मूर्ति अभी तक चमक रही थी। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं और संजना काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि अब हम पति पत्नी हैं और संजना आज मेरी बीवी है और आज भी मैं उससे काफ़ी प्यार करता हूँ। शायद उस दिन वो हादसा नहीं होता तो मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।